हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CCH में। और आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी सीटेट में EVS की क्लास है। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, आपने अगर इसके आज पार्ट 2 है EVS का, वो भी NCERT बेस EVS का हमारा एक पार्ट हो चुका है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट हमारा जो है कम से कम जो है 4 से 5 नहीं बोलूँगी, कम से कम हमारा 5 to 10 मार्क्स का जो NCERT पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था। आज उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज की जो क्लास होने वाली है EVS की, ये पार्ट 2 की ही है। यानी कि पहले वाली क्लास में हमने 4th का NCERT किया था और आज की क्लास में हम 5th का NCERT करेंगे। तो आपने देखा होगा पिछली क्लास का तो हमारा NCERT हुआ। NCERT के लिए पहले 15 नंबर के लिए ये 2 चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। तो आज NCERT के नाम पर हमारे पास क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले NCERT के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है आपकी बुक जो होती है उसमें स्टार्टिंग में ही थीम्स की बात की गई है। हमारा सीटेट का ऐसा कोई पेपर नहीं जहाँ पर EVS में थीम्स ना पूछी जाएं। थीम्स पूछी जाती हैं और सब थीम्स पूछी जाती हैं। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये थीम्स और सब थीम्स हैं क्या, यानी कि पूरे EVS को जो न्यू सिलेबस है जिसे NCERT के अकॉर्डिंग कितने उसमें बांटा गया। आप इसे NCF के अकॉर्डिंग भी कह सकते हो, ठीक है। तो हम टोटल थीम्स की बात करें अकॉर्डिंग टू NCF या NCERT, जो नया सिलेबस आया है, जो चेंजेस आए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कितनी थीम्स दी गई हैं, 6 थीम्स हमें दी गई हैं। यानी कि अगर हमसे पेपर में पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू NCERT पूरे EVS को टोटल कितने थीम्स में बांटा गया, तो उसका आंसर क्या रहेगा, 6 रहेगा। कौन कौन सी हैं? पहली हमारे पास आती है फैमिली एंड फ्रेंड, ठीक है। दूसरी हमारे पास आती है फूड, और तीसरी हमारे पास आती है वाटर। 4th नंबर पर हमारे पास आती है शेल्टर, और 5th नंबर पर आती है ट्रैवल, यानी कि यात्राएं कैसे की जाती हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें कैसे बनती हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने पहला कहा, पहला हमारा क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड, यानी कि मित्र और परिवार, ये हमारी पहली थीम है। दूसरी फूड, यानी कि भोजन। इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि NCERT के हम कौन कौन से चैप्टर्स कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा डेड सी वाला चैप्टर हमने पढ़ा, यानी कि पानी के बारे में भी, जल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है शेल्टर, यानी कि आवास। आपने अगर सीटेट का पेपर दिया है तो आप देखोगे कि आपको हाउसेस पूछे जाते हैं कि लेह लद्दाख के हाउसेस कैसे बनते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर के हाउसेस कैसे बनते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है हमारे NCERT से ही आते हैं। तो हमने देखा पहली थीम हमारी फैमिली एंड फ्रेंड है, दूसरी हमारी फूड है, तीसरी हमारी वाटर है, 4th नंबर पर आता है शेल्टर, और 5th नंबर पर आता है ट्रैवल, यानी कि यात्राएं या यात्रा भी कह सकते हो। याद रखिएगा, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में थीम्स भी पूछी जाती हैं और सब थीम्स भी पूछी जाती हैं। और एंड में हमारे पास जो 6th थीम है वो है थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी कि चीज़ें कैसे बनती हैं, चीज़ें कैसे बनती हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। आप ये सोचोगे EVS में ये सब कहाँ पढ़ते हैं भाई, अब ये थीम्स है भाई। थीम्स मतलब पूरे NCERT में जो बच्चा प्राइमरी का है उसके पास जो EVS के नाम पर जो नॉलेज होनी चाहिए, उसे किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, उसे फैमिलीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उसे फ्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए। प्राइमरी के बच्चे को फूड के बारे में पता होना चाहिए, जो खाना हम खाते हैं उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में, उसके बारे में। वाटर के बारे में पता होना चाहिए, शेल्टर के बारे में पता होना चाहिए, ट्रैवल के बारे में पता होना चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे आसपास है, सराउंडिंग है, कैसे बनती हैं। जो नमकीन पानी होता है उसमें नींबू ऊपर आ जाता है और मीठे पानी में नींबू नीचे बैठ जाता है। अब ये चीज़ कैसे बनी, ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। हमने देखा चीनी के कुछ दाने फर्श पर डालने पर चींटियाँ एक लाइन में चल रही हैं। अब बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि चीज़ें कैसे बन रही हैं या कैसे हो रही हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, वो हमारे इसमें सारी थीम्स में आ जाते हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि NCERT ने सिर्फ क्या है, सब थीम्स भी दी, और सब थीम्स किसकी दी हैं, खाली फैमिली एंड फ्रेंड की और फूड की दी हैं। याद रखिएगा 2014 का जब पेपर हुआ था ना, तो उन्होंने क्या किया, 4 थीम दे दी और एक सब थीम उसमें ऐड कर दी, और आपसे पूछा दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी सब थीम है। या हो सकता है 3 सब थीम दे दें और आपसे पूछे इनमें से कौन सी थीम है। तो सबसे पहले आपका काम है 6 थीम्स को याद करना, और ये याद रखिएगा कि जो सब थीम्स हैं वो सिर्फ 2 की ही हैं, एक फैमिली एंड फ्रेंड की हैं और एक फूड की हैं। कितनी हैं, फैमिली एंड फ्रेंड की जो थीम्स हैं वो 4 हैं, और जो फूड है उसकी सब थीम कितनी है, 5 हैं। कितनी है, 5 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड जो सब थीम फैमिली एंड फ्रेंड की बात करें तो यहाँ पर इसकी सब थीम्स कितनी हैं, 4 हैं।
अब देखिए ज़रा पहले तो याद ये कर लीजिए कि फैमिली एंड फ्रेंड में हम बच्चों को सिखाते क्या क्या हैं। सब थीम मतलब उसके उपभाग में उसमें बच्चों को सिखाया क्या जाता है, तो उसमें हम बच्चों को रिलेशनशिप बताते हैं। आपने गौर से देखा होगा जो हमारी 4th की और 5th की एनसीईआरटी है उसमें हम बच्चों को फैमिलीज़ के बारे में बताते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जॉइंट फैमिली क्या होती है, रिलेशंस। मैंने भी आपको एनसीईआरटी में जब कराऊंगी तो आप देखेंगे, अगर आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं तो कई चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे रिलेशंस बताए गए हैं, लैंग्वेजेस बताए गए हैं कि माँ की माँ जो होती है, यानी कि जो माँ की माँ यानी जिसे हम अपनी लैंग्वेज में नानी कहते हैं, उसके साथ हमारा क्या रिलेशन होता है और उसे लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। कहने का मेरा मतलब है कि छोटे छोटे ऐसे चैप्टर्स बनाए गए हैं जिनसे क्या करते हैं, उन जिनसे इन्हें रिलेशन के बारे में बताया जा रहा है। आगे इसी में ही हम सब थीम में वर्क एंड प्ले की बात करेंगे। प्ले के अंदर हमारी एनसीईआरटी हमें कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में बता रही है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हमें एनसीईआरटी बता रही है, तो ये जानेंगे। उसके बाद एनिमल्स की तो मैं लास्ट क्लास ही लेकर गई थी। मैंने आपको एलिफेंट्स के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो कि एक अडल्ट एलिफेंट एक दिन में 100 kg लीव्स खा लेता है। वेट ज़्यादा होने के बावजूद भी वो क्या करता है, कम रेस्ट करता है, ओनली 2 to 4 आवर्स ही करता है। उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो 10 to 12 होते हैं, जबकि क्या होता है उसके जो जब वो 14 या 15 ईयर्स का होता है तो वो अपनी फैमिली को छोड़कर लीव कर जाता है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एनिमल्स। और प्लांट्स के अंदर तो मैंने स्पेशल आपको 2 ट्रीज़ पढ़ाए थे, अगर आपको याद हो तो। एक मैंने आपको बताया था खेजड़ी ट्री और एक मैंने बताया था डेजर्ट ओक। खेजड़ी ट्री डेजर्ट एरिया राजस्थान में पाया जाता है, इसको पानी की नीड नहीं होती, हमने ये डिस्कस किया। ये एक ऐसा पेड़ है जिसको कभी भी कीड़े इंसेक्ट क्या करते हैं, इफेक्ट नहीं करते। और हमने डेजर्ट ओक पढ़ा, डेजर्ट ओक भी डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, पर ये इंडिया में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। अब बच्चे को ये नॉलेज कहाँ मिलेगी, हम किसी और सब्जेक्ट में तो दे नहीं सकते, ये ईवीएस का पार्ट है। अब ईवीएस में इसको मैं डायरेक्ट नहीं पढ़ा सकती हूँ क्योंकि प्राइमरी का बच्चा बहुत छोटा होता है। अब आप लोग बड़े हैं, मैं आप लोगों को डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ सकते हो। तो एनसीईआरटी ने क्या किया, इसे ईवीएस में छोटे छोटे चैप्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। एलिफेंट्स वाला जो ये एनिमल्स वाला चैप्टर था वो नंदू एलिफेंट्स में कंप्लीट करके आप लोगों के सामने रखा गया। तो आप इस तरह समझिए कि ये जो 6 थीम्स हैं, ये 6 थीम्स ईवीएस के नाम पर जो बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए वो सारा का सारा है। तो हम कह सकते हैं कि फैमिली एंड फ्रेंड में हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हम रिलेशनशिप बता रहे हैं, वर्क एंड प्ले के बारे में बता रहे हैं, एनिमल्स के बारे में बता रहे हैं और प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं। तो अगर हमें 3 दे दें, रिलेशनशिप दे दें, वर्क एंड प्ले दे दें और एनिमल्स दे दें और 1 दे दें वाटर, तो आपसे पूछे सब थीम बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वाटर जो है वो थीम है, जबकि रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले और जो है क्या है, एनिमल्स जो है वो हमारी सब थीम में काउंट होते हैं। ऐसे ही फूड के नाम पर हमें क्या क्या पता होना चाहिए। फूड जो हम खाना खाते हैं वो क्या करता है, आपकी एनसीईआरटी 5th की जो बुक है उसमें जो 3rd चैप्टर है उसमें बताया गया, उसमें एक नाम आया है डॉक्टर बॉमेंट का। डॉक्टर बॉमेंट एक डॉक्टर हैं, उसमें वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने खोज की, उन्होंने हमें ये बताया कि जो खाना हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में एसिड बनाता है, ये एसिड ही हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए डाइजेस्टिव सिस्टम की खोज किसने की, तो आप आसानी से बता सकते हो कि डॉक्टर बॉमेंट ने डाइजेस्टिव सिस्टम की खोज की। अब ये मैंने कहाँ बताया, ये देखिए आपकी सब थीम में यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे हम सारी चीज़ें कुकिंग, हम यहाँ पर 5th की बुक में पढ़ेंगे ऊंधियो। ऊंधियो एक स्पेशल वेजिटेबल है जो गुजरात में खाई जाती है, आपके सीटेट में पूछा जाता है। अब हम बच्चों को सीधा कुकिंग के बारे में तो नहीं बता सकते, अब जो बच्चा प्राइमरी का है उसे कुकिंग कैसे सिखाएं कि कुकिंग कैसे होती है। तो हमने क्या एनसीईआरटी ने क्या किया, उसके लिए ईवीएस के नाम पर एक चैप्टर बना दिया और उसमें क्या किया, एक वेजिटेबल को डाला जिसका नाम है ऊंधियो। आपके सीटेट में पूछ लेते हैं कि ऊंधियो मीन्स अपसाइड डाउन, जो बर्तन को उल्टा करके जो वेजिटेबल बनाई जाती है उसे ऊंधियो कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में बता दिया, बच्चों को कुकिंग के बारे में बता दिया। फार्मर्स एक चैप्टर आएगा जहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्नाटका की स्टोरी पढ़ेंगे और कर्नाटका में जो है अनियन क्रॉप्स रेडी किए जाते हैं, प्याज की खेती की जाती है। अब बच्चे को मैं डायरेक्ट कैसे बताऊँ, तो मैंने इस फार्मर्स वाले कंसेप्ट को भी चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही ये सारे के सारे हमारे 5 जो हैं वो क्या हैं, फूड की सब थीम्स हैं। इसे आपको टिप्स पे पता होनी चाहिए, टोटल थीम्स कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं और कौन सी थीम की सब थीम्स है और कितनी हैं। तो याद रखिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड की 4 हैं और जो हमारा फूड है इसकी हमारे पास कितनी है, 5 सब थीम्स हैं। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा और यहाँ से क्वेश्चन हमारा बनता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एनसीईआरटी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एनसीईआरटी का हमारा पहला चैप्टर है सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस में हमें डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में बताया गया है। उसमें हमें ये भी बताया गया, कभी आपने गौर किया है चींटियां चलते समय क्या करती हैं, अपने पीछे एक स्मेल छोड़ती हैं। आपको पता है क्यों छोड़ती हैं? क्योंकि वो अपने क्यों लाइन में क्यों चलती हैं? क्योंकि वो अपने पीछे क्या कर रही है, एक स्मेल छोड़ रही हैं। उनको दिखता नहीं है, फिर भी वो क्या कर रही है, एक लाइन में चल रही है, क्योंकि वो स्मेल से एक लाइन में सीधा सीधा चलती हैं। ऐसे ही इस चैप्टर में हमसे पूछा गया कि ये बताइए कौन सा ऐसा मेल इंसेक्ट है जो अपनी फीमेल को उसकी स्मेल से पहचान लेता है। तो एनसीईआरटी ने ही हमें बताया कि सिल्क वॉर्म, रेशम का कीड़ा एक ऐसा कीड़ा है जो अपनी ऐसा मेल इंसेक्ट है जो अपनी फीमेल को क्या करता है, उसकी स्मेल से पहचान लेता है। ये तो हुई जनरल नॉलेज जो कि बेसिक है, लेकिन हमारा सीटेट का पेपर जो है, मुझे नहीं लगता कि हर एक पेपर के बाद बर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आया हो। अगर मैं आपको बताऊं कि बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे कैसे कैसे आते हैं, पहले एनसीईआरटी हमें क्या कहती है वो जानने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी ने हमें कहा कि जो मोस्ट ऑफ दी बर्ड्स, यानी कि अधिकांश पक्षियों की आंखें सिर के दोनों ओर होती हैं, यानी कि हमारे नियर बाय कुछ ऐसे बर्ड हैं जिनके हेड के दोनों साइड आइज होती है, ये याद रखना है। दूसरी, उनकी आंखें एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को ध्यान केंद्रित कर लेती हैं, क्योंकि हेड के दोनों साइड आइज हैं तो वो एक बार में दो अलग अलग चीज़ों को देख लेती हैं, मुझे ये बात भी याद होनी चाहिए। तीसरा, जब वो सीधे सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें एक ही वस्तु पर क्या करती हैं, अपना ध्यान केंद्रित करती हैं। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आपको एक सिर्फ टिक दी आंसर में नहीं मिलेगा, ये स्टेटमेंट्स में मिलेगा और आपसे पूछा जाएगा कि बर्ड से रिलेटेड नीचे इंफॉर्मेशन लिखी गई है, बताइए ए बी सी ठीक है, ए बी सी डी ठीक है, ओनली ए और बी ठीक है, इस पैटर्न में ये मिलेगा। तो उसके लिए जो बोर्ड पे लिखा है वो एक एक लाइन आपको लर्न होनी चाहिए। मैंने क्या क्या बताया बर्ड्स के बारे में, कि बर्ड्स के जो हेड होता है, सिर के दोनों साइड आइज होती है, मोस्ट ऑफ दी बर्ड्स, सभी नहीं बोल रही हूँ, मोस्ट ऑफ दी बर्ड्स के दोनों साइड आइज होती हैं। उनकी आंखें एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को देख लेती हैं, और अगर वो सीधा देख रही हैं और एक ही चीज़ पे फोकस कर रही हैं तो उनके देखने का क्या होता है, ध्यान केंद्रित करना, मतलब वो उनका जो है ध्यान अधिक होता है, मतलब वो सीधा भी देख सकती हैं। लेकिन हमें अभी बर्ड्स के बारे में और थोड़ा सा जानना पड़ेगा। एनसीईआरटी ने ही हमें बताया कि जो मोस्ट ऑफ दी बर्ड्स हैं, यानी कि अधिकांश पक्षी क्या करते हैं, हम आपने देखा होगा या नोटिस भी किया होगा रियल लाइफ में, कुछ बर्ड्स क्या होते हैं जब उन्हें कुछ चीज़ देखनी होती है ना तो वो अपनी ना गर्दन को हिलाते हैं। जैसे कि आप आउल का एग्जाम्पल ले लीजिए, कबूतर का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो क्या करते हैं जब उन्हें कोई चीज़ देखनी है तो वो पूरी की पूरी गर्दन को हिला रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? एनसीईआरटी ने हमें इसका कारण बताया। एनसीईआरटी कहती है अधिकांश पक्षी की गर्दन बार बार हिलाते हैं क्योंकि उनकी आंखें क्या होती हैं, स्थिर होती हैं, यानी कि आंखों की जो ये लेंसेज हैं, आंखों की जो ये पुतलियां हैं, वो क्या करती हैं, कैन नॉट मूव, यानी कि वो मूव नहीं कर सकती। अब हम इंसानों की बात करें तो हम क्या करते हैं, हमारी आंखों की लेंसेज फिक्स नहीं है, हम इधर भी देख सकते हैं उधर भी, लेकिन जो कुछ मोस्ट ऑफ दी बर्ड्स ऐसे हैं जिनकी आंखों की लेंसेज फिक्स होने की वजह से उन्हें अपनी नेक को या अपनी गर्दन को, हेड को पूरा घुमाना पड़ता है। एनसीईआरटी ने ही हमें बताया कि जो बर्ड्स या जो एनिमल्स रात में जागते हैं, यानी कि जो देखते हैं, उन्हें कैसा दिखाई देता है, उन्हें केवल ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है। याद रखिएगा, उन्हें कैसा दिखाई देता है, उन्हें ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है, यानी कि जो जानवर रात में जागते हैं वो केवल काला और सफ़ेद देखते हैं। 2014 का जब पेपर आया तो एक क्वेश्चन आया था कि काइट, ईगल एंड वल्चर, ये 3 बर्ड्स के नाम दिए गए, चील, बाज और गिद्ध, हम इंसानों से 2 गुना बेहतर देखते हैं, 4 गुना बेहतर देखते हैं, 8 गुना बेहतर देखते हैं या 10 गुना बेहतर देखते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, अपना कुछ उसमें ऐड नहीं करना है कि एनसीईआरटी जो कहेगी हम क्या करेंगे वो ही लेंगे। तो मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी ने अब तक मुझे जो बताया, जो मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ दी बर्ड्स क्या करते हैं, उनके हेड के दोनों साइड आइज होती है, वो एक बार में 2 चीज़ों को देख लेते हैं, और जब वो सीधा देखते हैं तो उनको ध्यान केंद्रित करने की पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। हमें ये इसमें कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करना, बिल्कुल एज इट इज़ जो एनसीईआरटी कह रही है हमें एज इट इज़ लर्न करना है, क्योंकि जो पेपर की हमारी आंसर की आएगी वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं आएगी, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आएगी। तो एनसीईआरटी ने ये तो हमें बता ही दिया, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो एनिमल्स या बर्ड्स रात में जागते हैं उन्हें कैसा दिखाई देता है, ब्लैक एंड वाइट। साथ ही जो काइट है, ईगल है, देखिए काइट है, ईगल है, वल्चर जो है, ये हम इंसानों से कितना टाइम बेटर देख सकती है, ये हम इंसानों से 4 टाइम बेटर देख सकती है।
यानी कि अगर कोई चीज़ हमें 2 किलोमीटर पे दिखाई दे रही है तो वो चीज़ इनको कितने किलोमीटर पे दिखाई देगी, इनको दिखाई देगी, आप उसको इंटू कर दीजिए, 4 को अगर इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, यानी कि दूर तक देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये दूर तक चीज़ों को देख लेते हैं। अब देखिए, चलिए ये हमने देख लिया, साथ ही काइट, ईगल एंड वर्चर भी हमने देख लिया। ये हमसे कितना बेटर देख रहे हैं, ये हमसे 4 गुना यानी कि 4 टाइम बेटर देख रहे हैं। अभी इसी चैप्टर में सेंसेस वाले में, चैप्टर बहुत लेंथी है और स्कोरिंग है, मानकर चलिए 4 to 5 मार्क्स का ये अकेला एक चैप्टर है। आपके पेपर में पूछा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पहली बात तो वैसे तो हमारे इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जो क्या करते हैं, एनिमल्स को सेव करने का यानी कि बचाने का काम करते हैं। पर आप ध्यान से देखिएगा, हमारी एनसीईआरटी कहती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, और एक और नेशनल पार्क है घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाए कि टाइगर्स को बचाने के लिए राजस्थान में जो नेशनल पार्क बनाया गया है उसका नाम क्या है, तो आप बता सकते हो कि उसका नाम घाना नेशनल पार्क है। और अगर आपसे पूछा जाए टाइगर्स को बचाने, ये दोनों ही क्या करते हैं, टाइगर्स को सेव करते हैं, यानी कि बाघ को बचाने का काम करते हैं। कौन है ये नेशनल पार्क हैं जिनका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या नाम है इनका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए ये तो हमने जान लिया। क्या आप जानते हैं कि जैसे बर्ड्स, अभी मैंने आपको पीछे बताया काइट, ईगल और वल्चर हमसे 4 टाइम बेटर देखते हैं, वैसे ही ये टाइगर हमसे कितना टाइम बेटर देख सकता है, 6 टाइम बेटर देख सकता है। याद रखिएगा, ये हम इंसानों से कितना बेटर देखता है, 6 गुना बेहतर देखता है। सीटेट में ये पूछा जाता है कि एक बाघ जो है वो हम इंसानों से कितना बेटर देख सकता है, तो एनसीईआरटी कहती है कि वो हमसे 6 गुना बेटर देख सकता है। शेर, जो ये बाघ है वो जो दहाड़ता है, उसका जो आवाज़ आती है वो कितने किलोमीटर से आनी चाहिए, वो हमें कब तक कहाँ से सुनाई देती है, 3 किलोमीटर से हम आसानी से सुन सकते हैं। और साथ में मैंने आपको सीटेट के रिगार्डिंग बताया कि अगर आपसे पूछा जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो उत्तराखंड उत्तराकाशी में है। ऐसे ही घाना नेशनल पार्क जो है वो भरतपुर में है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर हमने सुपर सेंसेस में बर्ड्स के साथ साथ एनिमल्स को भी देखा और टाइगर को देखा। शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलें तो टाइगर हम इंसानों से 6 टाइम बेटर देखता है, और उसके जो दहाड़ने की आवाज़ है वो 3 किलोमीटर से सुनी जा सकती है। एनसीईआरटी कहती है, वैसे तो बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 नेशनल पार्क आए हैं। एक आया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, और एक नेशनल पार्क जो कि हमारा घाना यानी कि राजस्थान में है। चलिए और देखें एनसीईआरटी ने हमें और क्या इन्फॉर्मेशन दी है। एनसीईआरटी ने हमें बताया कालबेलियाज के बारे में। आप जानते हैं कि कालबेलियाज कौन होते हैं, हमने तो सपेरा वर्ड सुना है जो सांपों को पालते हैं, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि जो लोग, एक ग्रुप होता है जो क्या करता है, सांपों को पालता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे कालबेलिया ग्रुप बोला जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले सीटेट में कि कालबेलिया वर्ड मीन्स क्या है, तो कालबेलिया क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसा ग्रुप है जो क्या करता है, सांपों को पालता है। चलिए थोड़ा सा आप लोगों से पहले क्वेश्चन पूछूं, क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। एनसीईआरटी ने पूछा, एनसीईआरटी ने आपसे पूछा कि जो जहरीले सांप हैं या जो सांप हैं उसके होल टीथ यानी कि खोखले दांत कितने होते हैं, ये उससे पूछा। और कौन कौन से ऐसे सांप हैं जो हमारी इंडिया में पाए जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस तो हुए। और अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उस व्यक्ति को जो दवा दी जाती है वो किससे बनती है, जिसे एंटीडोस कहते हैं, वो किससे बनता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया कि हम वैसे तो इंडिया में, भारत की बात करें तो कई तरह के सांप हैं, लेकिन अगर हम जहरीले सांपों की बात करें तो हमारे पास कितने हैं, 4। याद रखिएगा, जहरीले सांप कौन कौन से होते हैं, हमारे पास 4 होते हैं। इनके नाम भी दिए गए हैं, कोबरा है, ठीक है, कॉमन क्रैथ है, वाइपर है जिसे दुबैया भी कहा जाता है, ठीक है, ये और अफाई भी है। हिंदी इंग्लिश दोनों में करिएगा, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में कर लीजिएगा, वैसे कोशिश तो करो दोनों में ही, क्योंकि नाम अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो हमने देखा कि हमारी एनसीईआरटी ने बताया कि भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए गए हैं। उनके खोखले दांत कितने होते हैं, याद रखिएगा, सीटेट में पूछा गया है बार बार कि उनके होल टीथ कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। वो जब किसी को काट लेते हैं और उनका जहर जब उनकी बॉडी में चला जाता है तो उसके लिए एक एंटीडोस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है,
उसके लिए एक एंटी डोज बनाया जाता है। और उस डोज का नाम बताइए। क्या एनसीईआरटी हमें उस डोज का नाम भी बता रही है? एनसीईआरटी सिर्फ ये कह रही है कि जब वह सांप किसी को काटता है तो जहर उसके नुकीले दांतों के जरिए उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। सांप के काटने पर एक दवा भी मिलती है। यह दवा किससे बनाई जाती है? सांप के जहर से ही बनाई जाती है। याद रखिएगा, ये दवा कैसे बनाई गई है? सांप के जहर से ही बनाई गई है। और ये हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होती है? बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती है। क्या हो जाती है? ये बहुत ही आसानी से हो जाती है। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं कि इसका नाम क्या है? एनसीईआरटी ने इसका नाम नहीं बताया, पर मैं आपको नाम जरूर बताऊंगी। इसका नाम सीरम होता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम सीरम है। यानी कि वो जो एंटीडोज रेडी किया जा रहा है, जो जहर के जहर को काटेगा, यानी कि पेशेंट की जो जान बचाएगा, जिसे हम एंटीडोज कह रहे हैं, जो आज की डेट में हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, उसे सीरम कहा गया है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 3 क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। तो हमने इस स्लाइड पे देखा कि हमने जाना कालबेलिया के बारे में। कालबेलिया क्या है? एक ग्रुप है जो सांपों को पालता है। क्या करता है? सांपों को पालता है ना। यहाँ पर उन्होंने बताया कि कितनी तरह के सांप हैं। देखिए, इन्होंने बताया 4 टाइप्स के हैं। इन्होंने हमें बताया इनके नाम क्या है? कोबरा है, कॉमन क्रैथ है, दुबैया और अफाई, ये सारे इनके दांत हैं। और उनके होलो टीथ कितने होते हैं? 2 होते हैं। और इनके अगर वो काट ले तो पेशेंट को जो दवा दी जाएगी एंटीडोज, वो भी सांप के जहर से ही बना दी जाएगी। अब देखिए जरा, अगर हम बात करें, हमने ये कालबेलिया की देख ली, लेकिन इसके साथ में ही मुझे क्या जानना है? मुझे इनके बारे में और कुछ भी जानना है। ये कालबेलिया ग्रुप क्या करता है? ये कालबेलिया ग्रुप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है। ध्यान से देखिएगा, ये कालबेलिया ग्रुप, आपको एक ग्रुप दिख रहा है? ये लोग देखिए बीन बजा रहे हैं। आप इनको नाम दे सकते हो कि ये सारे क्या हैं? कालबेलियाज हैं, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में सपेरे कहते हैं। ये कालबेलियाज ग्रुप क्या करते हैं? कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। देखिए जरा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एनसीईआरटी ने हमें बताया कि जो कालबेलिया ग्रुप है वो क्या करता है? कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है। कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है? बीन यूज़ करता है, तुम्बा यूज़ करता है, खंजरी करता है, ढोल करता है। सेम हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ये क्या करता है? बीन, तुम्बा, खंजरी एंड ढोल। एनसीईआरटी कहती है आप ढोल को छोड़ दो, बाकी जो तीनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो किससे बनाए जाते हैं? जो हम घर में खाते हैं, सूखी लौकी। देखिए जरा, आपने सोचा भी नहीं होगा, जिसको हम खाना भी पसंद नहीं करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? इससे अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। एनसीईआरटी जब 4 स्टेटमेंट्स देगी तो ये भी यूज़ करेगी कि जो कालबेलिया ग्रुप है, जो सांपों को पालने वाला ग्रुप है, वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहा है। कौन कौन से? बीन यूज़ कर रहा है, तुम्बा यूज़ कर रहा है, खंजरी कर रहा है, ढोल कर रहा है। ढोल को छोड़ दीजिए, बाकी तीनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं? वो किससे बनते हैं? सूखी लौकी से बनते हैं। तो हमने क्या जाना यहाँ पर? हमने जाना सांपों के बारे में। मैंने पूरा आपको बताया कि जो सांप हैं, सांपों को पालने वाला ग्रुप कालबेलिया है। भारत में वैसे सांप बहुत प्रकार के हैं, पर अगर जहरीले पूछे जाएं तो 4 प्रकार के हैं। नाग है, क्रैथ है, दुबई है, अफाई है। आप हिंदी इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल है उसमें याद करिए। होल टीथ कितने हैं? 2 हैं। अगर किसी को पेशेंट को काट लिया तो उसको जो दवा दी जाएगी उसे हम सीरम कहते हैं। और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखें, एनसीईआरटी हमें और क्या कहती है। अब एनसीईआरटी हमारे पास लेकर आई है शिकारी पौधा, वो हमारे पास लेकर आई है मांसाहारी पौधा, वो हमारे पास लेकर आई है कौन सा? पिक्चर प्लांट, या आप इसे क्या कह सकते हो, जो हमारी पेपर्स में यूज़ होता है, इसको नेपेंथिक्स कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको क्या किस नाम से बुलाया जाता है? नेपेंथिक्स बुलाया जाता है। इसके बारे में आपको बताऊं, बड़ा ही चालाक है ये, बड़ा ही चालाक है। बड़ी ही चालाकी से कहा जाता है। इसका आकार जो है ना, मटके जैसा होता है। ध्यान से देखिए, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये कौन है? ये पिक्चर क्या है? इसको पिक्चर प्लांट बोल सकते हो। ठीक है, ये अब एनसीईआरटी ऐसे प्लांट्स के बारे में क्या कहती है। पहले मैं आपको एनसीईआरटी का बताऊं, फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी जो एनसीईआरटी में नहीं है पर सीटेट में आई। पहले देखिए कि एनसीईआरटी क्या कह रही है। एनसीईआरटी कहती है कि हमारे नियर बाय कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मेंढक, कीड़े और या यहाँ तक कि चूहे भी फंसाकर खा जाते हैं। ये सारे क्या इंसेक्ट्स हैं? ठीक है, खा जाते हैं। ऐसा इस पिक्चर प्लांट ऐसा ही एक पौधा है। आप इसे पिक्चर प्लांट बोलिए, आप इसे नेपेंथिक्स बोलिए, गलत नहीं है।
और मैं आपको नाम बता रही हूँ जो कि पेपर में यूज़ होता है। इसके लिए घट पानी वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके लिए मांसाहारी वर्ड यूज़ किया जाता है, इसके लिए शिकारी वर्ड यूज़ किया जाता है। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं घट पानी मांसाहारी शिकारी, ये सारे के नाम किसके हैं? ये है हमारा चालाकी से ग्रैब करने वाला प्लांट, जिसको इंग्लिश में हम नेपेंथिक्स कह सकते हैं या पिक्चर प्लांट भी कह सकते हैं। अच्छा, आपको पूछा गया सीटेट में कि बताइए ये पिक्चर प्लांट कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा अगर वर्ल्ड की बात हो रही है तो मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, कहाँ कहाँ बताया मैंने, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, इंडोनेशिया में मिलेगा और भारत के मेघालय में मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर से पढ़कर जाते हैं। आपसे पूछा गया बताइए कि ये पिक्चर प्लांट वर्ल्ड में कहाँ मिलता है, तो आप बता सकते हो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इंडोनेशिया में मिलता है और भारत के मेघालय में मिलता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ओनली भारत में कहाँ मिलता है, तो मेरा आंसर रहेगा मेघालय। याद रखिएगा, दोनों फॉर्म में पूछ लेते हैं, वर्ल्ड में भी पूछ लेते हैं और इंडिया में भी पूछ लेते हैं। कभी कभी इसके फीचर्स दिए होते हैं, वही पैटर्न अपनाते हैं, ए बी सी ठीक है या बी सी ठीक है, ऐसे इस तरह से। इसकी शेप कैसी होती है, इसका आकार एक घड़े के जैसा होता है, याद रखिएगा इसका आकार कैसा है, एक घड़े के जैसा है। और इसके मुंह पर क्या होता है, जो कैप होती है वो एक पत्ती से ढकी होती है और वो क्या करती है, एक अजीब सी बड़ी अच्छी सी खुशबू जो होती है, या जिसे हम स्मेल कह सकते हैं, इसमें से निकलती है, ठीक है। और वो जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े हैं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। जब ये छोटे छोटे इंसेक्ट इसके मुंह के पास आते हैं, कैप के पास आते हैं, बेचारे फंस जाते हैं और ये बाहर नहीं निकल पाते, यानी कि ये तो बड़ी चालाकी से शिकार कर गया। शिकार करने की वजह से ही इसको क्या बोला जा रहा है, शिकारी पौधा। इसको क्या बोला जा रहा है, शिकारी पौधा इसको नाम दिया जा रहा है। ये कौन है, ये नेपेंथिक्स है। ये कौन है, ये घट पानी है। ये कौन है, ये पिक्चर प्लांट है। अब एनसीईआरटी ने तो ये बताया कि ये इसका आकार एक घड़े के जैसा होता है, इसमें से एक स्मेल आती है और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जैसे ही कैप के पास आता है उसे अचानक से क्या कर लेता है, ग्रैब कर लेता है, इसके लिए इसे शिकारी पौधा कहा गया। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है, तो हम बता सकते हैं कि वर्ल्ड में ये कहाँ है, वर्ल्ड में ये मिलता है हमें ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय में, ठीक है। अगर भारत में सिर्फ पूछा जाए तो ओनली मेघालय में ये मिलता है। लेकिन एनसीईआरटी का एक पेपर ऐसा आया जिसमें ये पूछा गया, आप ये बताइए ये कैसे क्षेत्र में पाया जाता है। ऐसी बात तो कोई यहाँ पे कर ही नहीं रहा है, एनसीईआरटी ने तो ये तो कहीं बताया ही नहीं कि नेपेंथिक्स जो होते हैं, घट पानी जो होते हैं, मांसाहारी जो पौधा होता है वो किन एरिया में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये जहाँ पर भी नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी कि जहाँ पर भी नाइट्रोजन कम होगा वहाँ पर क्या पाया जाएगा, ये पिक्चर प्लांट आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। एनसीईआरटी अब हमारे सामने लेकर आई है एक आलसी जीव। क्या लेकर आई है, एक आलसी जीव। ये देख रहे हो पिक्चर, ये आलसी जीव है भाई, पर इसका नाम आलसी जीव नहीं है, इसका नाम है स्लोथ। आप जानते हैं स्लोथ क्या है, ये लुक लाइक बियर। देखिए देखने में तो एक झलक ऐसा लगता है बेचारा कितना भोला भाला सा है ना, भालू सा, पर ये भालू नहीं है भाई, ये कुछ और है। ये कौन है, ये स्लोथ है। हम अपने घर में 7-8 घंटे सोते हैं ना, तो मम्मी कहती है कितनी देर सोएगी या कितने देर सोते हो, कुंभकर्ण हो। बट इसको तो कोई कुछ कहता ही नहीं है, ये तो 24 घंटे में से 17 घंटे सो रहा है। बताओ 17 घंटे कोई सोता है क्या, पर ये सोता है। तो देखिए जरा एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में। ये कह रही है क्या है, इट्स लुक लाइक अ बियर बट इज़ नॉट, यानी कि ये क्या है, यहाँ पर इन्होंने इसके लिए एक सुस्ती वर्ड किया, पर मैं इसको इतना भी नहीं कि हम इसको बोलें। ये क्या है, ये हमारा स्लोथ है। ये क्या करता है, दिखता भालू जैसा है लेकिन भालू नहीं है। नंबर 1 हमें ये बात पता होनी चाहिए, लुक लाइक बियर बट नॉट। ये क्या है, भालू जैसा दिख रहा है पर ये भालू नहीं है। ये कौन है, ये एक सुस्ती यानी कि आलसी जीव है। वो वर्ड उसके लिए अच्छा नहीं कर रहा था, उसकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रहा है, तो आप इसे कह दीजिए आलसी जीव, ठीक है। हम इसका क्या नाम रख सकते हैं, ये है आलसी जीव। कौन है ये आलसी जीव, ये है स्लोथ, ठीक है। ये कौन है, ये है स्लोथ। यह एक पेड़ की टहनी पर उल्टा लटक कर, बताओ कितनी कितनी वो बेचारा मेहनत करता है, एक पेड़ की टहनी पर लटक कर 17 घंटे सोता है। सीटेट ने पूछा स्लोथ एक दिन में कितने घंटे सोता है, 17 घंटे सोता है।
आलसी है, पत्तियां भी उन्हीं पेड़ों की खाता है जिस पर लटक रहा है, मतलब खाने के लिए भी बेचारा थोड़ी सी हाथ पैर नहीं हिला रहा है। और क्या करता है, और पत्तियां उसे उसी पेड़ पे मिल जाती है जिस पे वो लटक रहा है, इसीलिए उसे जाने की ज़रूरत भी नहीं। भगवान ने इंतज़ाम भी तो उसका ऐसा किया कि जिस पेड़ पे लटकेगा उसी पे ही खा लेगा। जब क्या होता है, एक पेड़ की पत्तियां पूरी तरह से खा लेता है तो नेक्स्ट पे चला जाता है, चलो थोड़ी सी तो मेहनत की इसने, वो दूसरे पे चला जाता है। ठीक है, ये सारा बताया। यही हमें बताया गया जो आलसी जीव है जिसे मैं स्लोथ कह रही हूँ, इसका लाइफ पीरियड कितना है, 40 साल का। एनसीईआरटी ने पूछा स्लोथ का जीवन काल कितना है, ये 40 साल का है। ये क्या करता है, अपने इस 40 साल को टोटल 8 पेड़ों के इर्द गिर्द ही पूरा करता है। मतलब ये जो 40 साल जिएगा ना, उसके लिए खाने की जो ज़रूरत पड़ेगी वो 8 पेड़ों से उसकी नीड पूरी हो जाएगी। वो सारी पत्तियां जब 8 पेड़ों की पूरी तरह से खा लेगा तो उसका टाइम जो है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी ने हमें ये भी बताया कि ये क्या करता है, वीक में सिर्फ एक बार, नीचे आलसी है ना, बीच में सिर्फ एक बार फ्रेश होने के लिए ये नीचे आता है। तो हमने देखा ये कौन है, ये है आलसी जीव। शॉर्ट फॉर्म में याद करें, लुक लाइक बियर, दिखने में तो भालू जैसा पर भालू नहीं है। तो कौन है, ये है आलसी जीव जिसका नाम है स्लोथ। एक दिन में 17 घंटे सोता है। 24 घंटे का भगवान ने एक दिन बनाया जिसमें 17 घंटे सो रहा है, आलस से भरपूर है, इसीलिए इसे आलसी जीव कहा गया। ये क्या करता है, इसका जो लाइफ पीरियड माना गया है 40 इयर्स का माना गया है, और ये अपने इस 40 साल के जीवन काल को 8 पेड़ों के इर्द गिर्द पूरा कर लेता है। तो ये तो हमने देख लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पेपर में आया कि डेड सी क्या है। डेड सी, डेड सी यानी कि मृत सागर। अब वैसे तो वर्ल्ड के सभी जो सी होते हैं उनमें नमक होता है, हम मानते हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि दुनिया का एक ऐसा सागर भी है जो सबसे नमकीन है, सबसे सॉल्टी है, और इसमें कितने लीटर में कितना नमक होगा। तो अभी हमारी एनसीईआरटी में आया है डेड सी। डेड सी क्या है, वैसे अभी मैंने आपको बताया, वैसे तो सभी महासागरों का जो समुद्र का पानी होता है वो सॉल्टी होता है, खारा होता ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खारा है, सॉल्टी जो है, वो है मृत यानी कि डेड सी। इसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, डेड सी भी बोल सकते हो, और हिंदी में इसके लिए यूज़ किया जाता है मृत सागर यानी कि मरा हुआ सागर। मरा हुआ सागर नाम नहीं है, याद करने के लिए बोल रही हूँ। कितना नमकीन है, इन्होंने हमें बताया कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम, यानी कि 1 लीटर पानी में कितना नमक डाला मिलता है हमें, 300 ग्राम नमक। अरे बाप रे, इसे तो हम खा भी नहीं सकते हैं और पी भी नहीं सकते हैं, वैसे तो पानी है पियेंगे नहीं। तो हमने ये देखा कि सारा ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं आप लोगों को पैडागोजी का एक क्वेश्चन बताती हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहीं से ही ये जो नीचे के स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ से सीटेट वालों का माइंड चल गया और उन्होंने हमें एक पैडागोजी का क्वेश्चन हमारे उसमें डाल दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा क्लास, अंजलि क्लास 3rd की टीचर है और क्लास में एक प्रैक्टिकल कर रही है। प्रैक्टिकल क्या कर रही है, उसने 2 ग्लास लिए, एक में नमकीन पानी डाला और एक में उसने मीठा पानी डाला। यहीं से उनका माइंड चला डेड सी से ही, और ये लो पैडागोजी का हमारा एक क्वेश्चन उन्होंने हमारे सामने रख दिया। अंजलि ने क्या किया, 2 ग्लास लिए, एक में नमकीन पानी डाला और एक में मीठा पानी डाला, और उनमें नींबू डाले। नमकीन पानी में वो देखते कि नींबू ऊपर आ गया, जबकि नीचे जो मीठा पानी था उसमें नींबू नीचे बैठ गया। ऐसा हमारे साथ लकड़ी के साथ भी तो होता है। आपने देखा होगा लकड़ी की बनी हुई बोट पानी में तैर जाती है, जबकि एक छोटी सी कील अगर हम पानी में डालें तो वो डूब जाती है। ऐसा किस लिए होता है भाई, ऐसा डेंसिटी के कारण होता है, घनत्व के कारण होता है। जिस चीज़ का वेट हल्का होगा पानी से वो चीज़ ऊपर आ जाएगी। तो आप ये याद रखिएगा, डेड सी में भी ऐसा ही होता है। अगर डेड सी में किसी व्यक्ति को, वैसे तो ये मैं गलत बोल रही हूँ कि मार कर डाल देना, लेकिन अगर कोई बॉडी डाल दी जाए तो वो डूबेगी नहीं, वो क्या करेगी, वो ऊपर आ जाएगी। तो हमने जाना डेड सी के बारे में। डेड सी दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे सॉल्टी सी है, और इतना सॉल्टी है, इतना सॉल्टी है कि 1 लीटर पानी में कितना नमक है, ये 300 ग्राम नमक है। चलिए एनसीईआरटी में बढ़ते हैं आगे, और अब हम आपको ले चलते हैं कोल्ड डेजर्ट में। कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडा रेगिस्तान। पिक्चर देखिए कितनी अच्छी है, ले की है, आप लोग गए हैं क्या घूमने, बड़ी ही अच्छी जगह है। ये है लेह लद्दाख यानी कि ले, ये हमारा क्या है, ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ये कैसा एरिया है, इसके फीचर्स अभी मैं आपको बताकर आ रही थी। हमारा एक एनसीईआरटी ने हमें एक थीम दी है, शेल्टर है ना, आवास। हम इस चैप्टर वो उसी से रिलेट है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो लेह लद्दाख के हाउसेज होते हैं वो कैसे होते हैं। पेपर में ज़रूर क्वेश्चन आता है कि लेह लद्दाख के हाउसेज क्या 2 फ्लोर्स के होते हैं, 3 फ्लोर्स के होते हैं, विंडो होती है नहीं होती है, एनिमल्स कहाँ रहते हैं, कुछ इस तरह, क्या लकड़ी भी यूज़ होती है, सब क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। पहले जाने डेजर्ट के बारे में, वो भी कोल्ड डेजर्ट के बारे में। तो ठंडा रेगिस्तान कौन है, लेह है, लेह लद्दाख है।
ठीक है। अब बात करें ये कैसा है, ये क्षेत्र जो है ऊंचा है, सूखा है और समतल है, ठीक है। ठंडा रेगिस्तान कहा जा रहा है। ये कौन है, ये है हमारा ले भी बोल दीजिए या ले लद्दाख बोल दीजिए, किसकी बात हो रही है, ले लद्दाख की बात हो रही है। जहाँ तक नज़र जाएगी बर्फ ही बर्फ है और बहुत कम वर्षा होती है, बर्फ ज़्यादा है, बारिश कम होती है। कैसा एरिया है ये डेजर्ट एरिया, समतल है, फ्लैट है, ड्राई है, सूखा है और हाई उस पर बना है, ऊंचा है। अब लेह लद्दाख के लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल लैंग्वेज बोलते हैं भाई, वो एक वर्ड यूज़ करते हैं झूले झूले। अब ये झूले झूले क्या है भाई, अब इस पर तो हमें हंसी भी आ रही है कि क्या है। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम कहते हैं आपका वेलकम है, या हम हिंदी वर्ड यूज़ करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। ये लोग भी क्या करते हैं, जो स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए घर में आए हुए गेस्ट के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ये झूले झूले शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ की बात हो रही है, ये बात हो रही है लद्दाख की। अब इसी चैप्टर में, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से लिया है, एक लड़की है जो लेह लद्दाख ये रहती है, उस लड़की का जो नाम है वो है ताशी। ये मैंने आपको याद करने के पर्पज़ से लिया है। ताशी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ताशी से आपको लेह लद्दाख के फीचर्स याद होंगे। ताशी हमें बता रही है कि जो लेह लद्दाख के हाउसेस हैं वो क्या हैं, उनके क्या फीचर्स हैं। तो देखिए ज़रा इन्होंने हमें क्या क्या बताया। ताशी ने पहली बात हमें बताई कि यहाँ के घर क्या हैं, 2 मंजिला हैं, यानी कि यहाँ पर 2 फ्लोर्स के घर होते हैं, नंबर 1। दूसरा, घर पत्थर से बना है और एक के ऊपर एक रखा गया है, यानी कि पत्थरों को एक के ऊपर एक रख कर घर को बनाया जाता है। 2 फ्लोर हैं और पत्थर को एक के ऊपर एक रख के बनाया गया है। जो वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, उन्हें क्या किया जाता है, मिट्टी से, मिट्टी यानी कि मड, ठीक है। और जो चूना होता है, जिसे हम अपने घर में सफ़ेदी भी करते हैं, मोटी परत लगाई जाती है, याद रखिएगा। तीसरा फीचर क्या है कि क्या किया जाता है इसमें, मड से और चूने से पुताई की जाती है। घर अंदर से कैसा बन जाता है, एक शेड की तरह बन जाता है, जैसे कहते हैं छप्पर जैसा बन जाता है। ये भी हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या पता होनी चाहिए, उस जिसमें बहुत सारी घास फूस जमा होती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हम छोड़ कर जाते हैं, लकड़ी की सीढ़ियाँ क्या करती हैं, पहली मंजिल को, ग्राउंड फ्लोर को उससे क्या करती है, जोड़ती हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे से लकड़ी की सीढ़ियाँ फर्स्ट फ्लोर पर जा रही हैं, ठीक है। और क्या करती हैं, ताशी ने हमें ये भी बताया कि जो नीचे का फ्लोर है, जिसे ग्राउंड फ्लोर कह सकते हो, या इन्होंने हिंदी वर्ड यूज़ किया है भूतल, जिसे हम इंग्लिश में ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर एनिमल्स को रखा जाता है। एनिमल्स और क्या करते हैं, ज़रूरी सामान को ये रखते हैं। कभी कभी जब टेम्परेचर बढ़ने मतलब ठंड जब ज़्यादा पड़ने लगती है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने फर्स्ट फ्लोर को ऊपर का खाली करके क्या करते हैं, नीचे के उसमें आकर रहने लगते हैं। अच्छा, हमारे पेपर में ये भी पूछा जाता है, जो ये ग्राउंड फ्लोर है तो क्या इस पर कोई विंडो होती है, एनसीईआरटी कहती है नहीं, ग्राउंड फ्लोर पर कोई विंडो नहीं होती। ग्राउंड फ्लोर पर क्या है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर एक आपका बना हुआ है, उसमें कोई विंडो नहीं है, विंडो फर्स्ट फ्लोर पर है। और नीचे का ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर को लकड़ी की सीढ़ियाँ जोड़ती हैं। अब क्या कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, अपने घर को, छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों का तना, यानी कि हमें ध्यान से देखना है कि यहाँ पर वुड भी इस्तेमाल हो रही है, यानी कि यहाँ पर लकड़ी भी इस्तेमाल की जाती है। क्या की जाती है, यहाँ पर लकड़ी भी इस्तेमाल की जा रही है। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखे इसके घरों के बारे में। किसके घर हैं ये हैं ताशी के घर, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर के मैं बाद में बताऊंगी, पहले इसी को कंप्लीट कर लें। अभी हमने बात की लेह लद्दाख की। लेह लद्दाख जो है सूखा है, समतल है, ठीक है। और जहाँ तक नज़र जाएगी आपको बर्फ़ दिखेगी, पर बारिश यहाँ कम होती है। यहाँ के लोग गेस्ट का वेलकम करने के लिए झूले झूले वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ताशी मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको याद हो जाए, ताशी हाउस नहीं है, ताशी एक लड़की का नाम है जो हमें किसके, लेह लद्दाख के हाउसेस के बारे में बता रही है। ताशी ने हमें बताया कि जो लेह लद्दाख के हाउसेस हैं 2 फ्लोर्स के होते हैं, ठीक है। वो स्टोन यूज़ करते हैं, स्टोन को एक के ऊपर एक रख के पत्थर को काट के रखा जाता है। वुड का भी इस्तेमाल किया जाता है। वुड को वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए, यानी कि फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी हैं वो लकड़ी की बनी है। छत को मजबूत बनाने के लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। विंडो ज़रूर याद रखिएगा कि ग्राउंड फ्लोर पर कोई विंडो नहीं है। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, अपने साथ में एनिमल्स भी रखते हैं ना। कभी कभी जब ये एनिमल्स के साथ नीचे आ गए, जब ऊपर का फ्लोर खाली करके नीचे आ गए, तो कहाँ जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, एनिमल्स के लिए साइड में एक छोटा सा हाउस बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, उसे लेखा कहा जाता है। क्या नाम है उसका, लेखा कहा जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए लेखा क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये क्या है, एक एनिमल हाउस है, जो कौन है, लेह लद्दाख के लोग जो हैं जिसको यूज़ करते हैं।
एनसीईआरटी ने नहीं बताया, मैं आपको बता रही हूँ कि लेखा क्या है, एक एनिमल हाउस है, एक टेम्परेरी है, क्योंकि अब ये लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर को खाली करके नीचे आ गए हैं, तो अब एनिमल्स के साथ कितने दिन रहेंगे भाई, जानवर में और इंसान में कुछ तो फर्क होगा, तो ये जानवरों को थोड़ा सा अपने से अलग कर देते हैं और उनके लिए एक टेम्परेरी हाउस बनाते हैं, जिनको वो क्या नाम देते हैं, लेखा का नाम देते हैं। चलिए, लेह लद्दाख के हाउसेस तो देख लिए, अब थोड़ा सा जम्मू कश्मीर या श्रीनगर, जम्मू कश्मीर नहीं, श्रीनगर की तरफ भी चलते हैं। अब श्रीनगर, पिक्चर्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पढ़ाना छोड़े और घूमने चले जाएं, है ना। पिक्चर्स देखिए ज़रा, कितनी कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स है, कितनी प्यारी प्यारी सी। चलिए देखते हैं ज़रा, श्रीनगर के घरों की बात करें। श्रीनगर के जो घर हैं क्या करते हैं भाई, पहले तो आपने देखा होगा कि हमारे वर्ल्ड से, इंडिया से ही नहीं, वर्ल्ड से जो टूरिस्ट होते हैं वो जाते हैं श्रीनगर घूमने के लिए, और स्पेशली वो एक स्पेशल चीज़ को देखने के लिए वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिलते हैं शिकारा। आप ये देखिए, ये जो इतनी सुंदर सी ब्यूटीफुल सी वुडन बोट आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम शिकारा है। शिकारा, शिकारा एक हाउसिंग बोट है, बहुत ही कलरफुल ब्यूटीफुल बोट है, जिसमें क्या करते हैं, टूरिस्ट वहाँ पर घूमने जाते हैं। अब ये कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, इस पर डिज़ाइन जो बनते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया है, अच्छा मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप इनके नोट्स बनाइएगा। देखिए, सुनने से काम नहीं चलता है, सुनते समय तो सब कुछ बहुत ईजी लगता है, लेकिन जब ये एप्लीकेशन में होगा ना, तो बिना लिखे आपको याद नहीं होने वाला। बहुत ही माइनर सी, बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। जब आप अपनी हैंडराइटिंग में लिखेंगे तो वो गलतियाँ नहीं होंगी, तो आप इनको ज़रूर लिखिएगा। चलिए बात करते हैं कि जो श्रीनगर के जो घर हैं वो क्या हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो टूरिस्ट वहाँ घूमने गया है वो अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर कर रहा है। वो कह रहा है श्रीनगर से आने वाले जो टूरिस्ट हैं वो हाउस बोट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, जो टूरिस्ट श्रीनगर आए हैं वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ रहना पसंद करते हैं, हाउस बोट में रहना पसंद करते हैं। ये जो हाउस बोट है, ये देखिए कि ये हाउस बोट जो है वो कितनी लंबी होती है, 80 फीट लंबी होती है, और 8 से 9 फुट जो है वो चौड़ी होती है। याद रखिएगा क्या है, 80 फीट तो ये क्या है, लंबी है, और 8 से 9 फुट की क्या होती है, चौड़ाई इसकी होती है। दिखने में ही कितनी बड़ी लग रही है ना। ये चीज़ हमारी ये हमें पता होनी चाहिए। हमने किसकी बात की, ये हमने बात की श्रीनगर की। अब देखिए, श्रीनगर में ऐसा तो नहीं है कि सारे ही श्रीनगर में हमें शिकारा ही दिखेंगे, हमें बहुत कुछ भी और भी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन शिकारा पे हमें एक डिज़ाइन दिखता है। ये डिज़ाइन देखिए, ये भी बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिया गया है। आप अगर शिकारा को पूरा ब्रीफ में देखेंगे तो आपको ये डिज़ाइन दिखेगा। ये दिखने में भूल भुलैया जैसा है, भूल भुलैया मतलब जिक्सा पजल जैसा लग रहा है। अब ये क्या करता है, एनसीईआरटी ने हमें इसके बारे में क्या बताया। एनसीईआरटी कहती है ये जो आप देख रहे हैं लकड़ी के ऊपर जो एक डिज़ाइन बनाया गया है, ये हाउस बोट पर बनाया जाता है। क्या करते हैं, कुछ घरों की छतों पर भी देखा जाता है। इस डिज़ाइन को हम क्या कहते हैं, ख़त्म बंद कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे क्या कह सकते हैं, हिंदी में इसके लिए ख़त्म बंद, और आप इसके लिए एक जिक्सा पजल जैसा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। क्या कहा जाता है, भूल भुलैया जैसा है, इसीलिए इसको जिक्सा पजल, या आप इसको एक डिज़ाइन का नाम दे दीजिए। और डिज़ाइन का नाम क्या है, इसका डिज़ाइन का नाम है ख़त्म बंद। कुछ घरों पर भी देखा गया, कुछ हाउसिंग बोट पर भी देखा गया, जो मतलब वुड के ऊपर बनता है, लकड़ी के ऊपर बनता है। जहाँ लकड़ी इस्तेमाल होगी तो इस डिज़ाइन को यूज़ किया जा सकता है। अब मान लीजिए सीटेट ने आपसे कहा कि बताइए कि श्रीनगर में जो घर होते हैं या जो हाउसिंग बोट होती हैं उन पर एक डिज़ाइन बनाया जाता है, उस डिज़ाइन का नाम क्या है। तो आप अपने अकॉर्डिंग तो बताएंगे नहीं, क्योंकि आंसर की हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आनी है, तो हम कह सकते हैं कि उस पर जो डिज़ाइन बनेगा वो क्या बनेगा, ख़त्म बंद बनेगा। आपको भी इस पिक्चर में जो डिज़ाइन दिख रहा है वो ख़त्म बंद ही है। चलिए आगे देखिए, आगे इन्होंने बताया जम्मू कश्मीर में सारे क्या है, सारे ही तो नावों के अंदर नहीं रहते हैं, ठीक है। कुछ वहाँ पर पक्के हाउसेस भी हैं या कच्चे हाउसेस भी, कई तरह के छोटे छोटे घर भी हमें देखने को मिलते हैं। अब इनके घरों में क्या है, आपने क्या करना है, जब आप नोट्स बना लोगे तो उसके बाद लेह लद्दाख के और जम्मू कश्मीर के हाउसेस की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस अलग अलग करिएगा, क्योंकि कई पेपर्स में देखा गया है दोनों में से पूछ लिया जाता है, और कैन नोट में भी क्वेश्चन आता है, सिमिलैरिटीज़ में भी आता है, डिफरेंसेस में भी आता है। तो मैं अभी लेह लद्दाख के हाउसेस आपको बता चुकी हूँ, और अब जो हम कर रहे हैं वो श्रीनगर के कर रहे हैं। तो अभी ये कश्मीर के भी थोड़ा सा इन्होंने बताया कि जो कश्मीर के जो गांव हैं वहाँ पर पत्थरों को काट के एक के ऊपर एक रखकर मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। आई थिंक ये लाइन तो हमने पीछे भी पढ़ी कि लेह लद्दाख में भी ऐसा ही तो हो रहा था, है ना। इस्तेमाल किया जाता है, घरों की छतें क्या हैं, ढलानदार हैं। अब यहाँ अंतर है, वहाँ की छतें जो थी क्या थी, उन्होंने ये नहीं बताया था कि ढलान का मतलब होता है यहाँ स्नो फॉल होता है तो हमारा जो ट्रायंगुलर शेप होता है उस टाइप की छतें यहाँ देखने को मिलती हैं, जबकि ऐसा हमें वहाँ पर देखने को नहीं मिला था। तो ये हमने किसके बारे में जाना, ये हमने जाना श्रीनगर या कश्मीर के बारे में।
अब ये कह रहा है कि यहाँ के जो पुराने घर हैं, यानी कि बहुत जो पुराने घर हैं, काफ़ी सालों से हैं, उनमें एक स्पेशल विंडो होती है। स्पेशल विंडो यानी कि एक खिड़की पाई जाती है जो दीवार के बाहर निकलती है। हमने विंडोज़ देखी हैं ज़्यादातर, वैसे तो बाहर भी खुलती हैं, बट विंडोज़ ज़्यादातर हम अपने घर में अंदर की साइड खोलते हैं। पर जम्मू, ये जो कश्मीर है, ये जो जम्मू यहाँ के जो हाउसेज़ हैं, वहाँ पर जो विंडो पाई जा रही है वो विंडो अंदर की तरफ ना खुलकर बाहर की तरफ खुलती है, याद रखिएगा। और इस विंडो का नाम भी है, इस विंडो को डब कहा जाता है। पेपर में उल्टा कर दें, विंडो अंदर की साइड खुलती है कि बाहर की साइड खुलती है, तो ये विंडो हमारी क्या है, स्पेशल विंडो है, और ये कहाँ खुलती है, बाहर की साइड खुलती है। अच्छा देखिए ज़रा, इसमें एक लकड़ी का खूबसूरत पैटर्न है, और उस पैटर्न का सब मतलब देखने को जो भी लोग जा रहे हैं खिड़की में खड़े होते हैं और खिड़की को बाहर से खोल देते हैं, और जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है, जो बाहर की जो चीज़ें होती हैं उनको देखना वो पसंद करते हैं। हम भी जाएंगे, हम भी देख कर आएंगे। चलिए देखते हैं आगे। अभी अभी हमारा श्रीनगर वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, और ये बता रहे हैं शिकारा में तो वो लोग आए जो बाहर से घूमने आए थे, अब वो लोग कहाँ जाएंगे, जो वहाँ रहते हैं, जो शिकारा चलाते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है जो श्रीनगर के परिवार हैं, यानी कि जो फैमिलीज़ हैं, वो छोटी छोटी डोंगा बनाते हैं। डोंगा क्या है, ये डोंगा भी हाउसिंग बोट है, याद रखिएगा। डोंगा और शिकारा दोनों हाउसिंग बोट हैं, पर लकड़ी की बनी हुई नाव है, लेकिन डोंगा में डिफरेंस ये कि ये साइज़ में छोटी होती हैं, शिकारा साइज़ में बड़ी होती हैं। और डोंगा में स्पेशली वहाँ के जो लोकल पीपल हैं जो रहते हैं, यानी कि जो परिवार हैं, फैमिलीज़ हैं, वो कहाँ रहना पसंद करती हैं, डोंगा में। जबकि जो टूरिस्ट आते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं, वो कहाँ जाते हैं, शिकारा में। बिल्कुल डोंगा कैसा लगता है, सुंदर सा डोंगा है, घर जैसा लगता है, घर वाली फीलिंग देता है। शिकारा में कौन रहेगा इतने बड़े में, उसमें तो हर तरह के लोग आएंगे। ये लोग क्या करते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ किस में रहते हैं, छोटे छोटे डोंगाज में रहते हैं। चलिए आगे देखें, ये भी हमने देख लिया। अभी ये हमारा अभी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक तरह के घर थोड़ी हैं, और भी पुराने घर हैं। अभी हमने देखा कि जो पुराने घर थे उनमें एक स्पेशल विंडो मिली थी, उस विंडो का नाम जो था डब था। लेकिन यहाँ पर घर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो इन्होंने बताया कि यहाँ के जो पुराने घर हैं, हाउसेज हैं, स्टोन यानी कि पत्थर यूज़ किया गया है, ईंटें यूज़ की गई हैं, और वुड यानी कि लकड़ी है। याद रखिएगा, जब सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस करोगे तो ये छोटी चीज़ें काम आएंगी। इन्होंने भी अपने घर बनाने के लिए इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ये लोग क्या करते हैं, अपने विंडोज़ पे और जो डोर्स हैं उन पर एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाते हैं, उस डिज़ाइन को मेहराब कहा जाता है। आएगा पेपर में कि इनके घरों पर बनने वाले सुंदर से डिज़ाइन का नाम क्या है, तो इसका बनने वाले डिज़ाइन का नाम है मेहराब। चलिए आगे चलें, अब देखते हैं आगे क्या चले। एनसीईआरटी का हमारा आज की क्लास का हो गया है, तो ये हमने एनसीईआरटी का देखा। अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा पर्सनली मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा सीसीएच ग्रुप है, ये आप लोगों के लिए सिर्फ टीचिंग की क्लासेस नहीं ला रहा है, ये आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का भी फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेकर आ रहा है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच आपको सिर्फ क्लासेस ही नहीं दे रहा है, रिकॉर्डेड क्लासेस ही नहीं दे रहा है, ये आपको जो है असाइनमेंट शीट भी दे रहा है, टाइम टू टाइम आपको मैगजीन्स करंट अफेयर्स की भी दे रहा है। और अभी आप देख रहे हैं, आपका टीचिंग पार्ट को ही देख लीजिए, सिर्फ आपको सीडीपी के कंसेप्ट ही नहीं कराए जा रहे हैं, बीच बीच में आपको प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। और सिर्फ सीडीपी ही क्यों बोलें, अभी हमारे आने वाले टाइम में ईवीएस पार्ट स्टार्ट हो चुका है, और आगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी तो आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी मिलेंगे, जैसे कि हमारी एनईपी क्या है, एनईपी 2020 क्या है, और हमारा हिंदी का पैडागोजी क्या है। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो आप ये सारे जो चीज़ें हैं, ये चैनल पर जाकर जो है सारी की सारी फैसिलिटीज़ को क्या कर सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।